टू गवर्नमेंट थे, वो कोशिश में थे कि कभी भी एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान गवर्नमेंट का ना जाए टैक्सेशन का। मैं तो स्पेसिफिकली आपको नाम दूंगा कि उसकी कमेटी में शबर जैदी साहब बैठते थे, जो आपके ही टेलीविजन के एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे। उन्होंने कहा मैं कभी भी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगने दूंगा। यानी इस टाइप की स्टेटमेंट देना और इस तरह दिखाना कि वो क्या कहते हैं ब्लू आइड बॉय है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल एग्रीकल्चर टैक्स की जब हम बात करते हैं तो ये इशू हमने देखा है मोदी साहब के बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाता है, और यही वजह है कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी वो इस हवाले से जो है कोई कदम नहीं उठा पाई थी। लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि वाकई अगर हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं तो उसको हम उसी वक्त इंक्रीज कर सकते हैं जब हम वाकई में टैक्स नेट बढ़ाएं। आप समझते हैं कि एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो इस दफा लग पाएगा? देखिए, एग्रीकल्चर टैक्स मैं नहीं समझता कि अभी इतनी आसानी से लग सकता है या उसके लगने की उम्मीद है। इसकी कोशिशें तो सबसे ज़्यादा जब उम्मीद बढ़ गई थी कि शायद हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ ने जब कहा था कि ये एग्रीकल्चर टैक्स लगेगा, लगा ये कि भी अगर डिक्टेटरशिप है तो शायद लग भी जाए और एक चीज़ हो जाए, लेकिन जो उस वक्त भी नहीं हो सका। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वो एलिमेंट्स जो इसको रोकते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और आज से ये बात हो रही है। इसको कभी कभी यानी कि इतना इसके अंदर डाल दिया जाता है मवाद कि आदमी सोचते सोचते घबरा जाता है कि भाई क्यों नहीं लगाते, कितना पैसा हम इससे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जैसे मैं कहता हूँ कभी कभी कि अगर एक सोच गवर्नमेंट की बने कि नहीं हमें लेना है, ये नहीं हमें टैक्स नेट वाइट करना है, नहीं हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, सोच, तो अगर सोच बन जाती है तो आप देखेंगे कि कुछ एक्शंस हो रहे हैं। हमारे यहाँ वो सोच ही नहीं है, कोई उसकी तरफ जाते ही नहीं है। ये तो हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, हमने तो नहीं सुना कहीं हुकूमत को ये बात। टैक्स कलेक्शन के साथ साथ जो एक और जो बात आ जाती है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स की आती है। करीम साहब, आप समझते हैं कि इस दफा जो है वो गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को मजीद कंट्रोल कर पाएगी? ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो हम इस वक्त, क्योंकि अगर आप देखें इंटरनेशनली जो है वो तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं उनको जो है स्पेशली यूरोप में अगर देखें तो वहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो हम इतना ज़्यादा यहाँ पे हम कहते हैं टैक्स नेट वाइट कर दो, टैक्स इंक्रीज कर दो, कलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ऑस्टेरिटी मेजर जो है उसको हमने थोड़ा बहुत निगलेक्ट नहीं किया हुआ। जी बिल्कुल किया है, और इस बार कंसिडरेशन पर है कि उसको एक्सपेंडिचर जो है जो हुकूमत के जो अखराजात हैं वो हम बड़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल कम करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है, और इस सिलसिले में इस बजट में आप देखेंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है फ्यूचर में। बेग साहब, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे ही मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि ये वो एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर फोकस नहीं है। हम बात करते हैं कि कलेक्शन होनी चाहिए, हम फिर वही बात करते हैं कि टैक्स नेट वाइड होना चाहिए, लेकिन हुकूमती अखराजात जो हैं वो उनके ऊपर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जहाँ एक तरफ हम सोचते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाएं, दूसरी तरफ हमने अखराजात में भी कमी करनी है। अखराजात में हम जब भी कमी कर सकते हैं जब हमारे जो लीडर हैं वो अभी कुछ अरसे पहले किसी कंट्री के अंदर, हाँ फ्रांस के नए सदर आए हैं, उन्होंने आते के साथ ही कहा है कि जी हम अपनी सैलरीज को इतना रिड्यूस कर रहे हैं। जब लीडरशिप ये करेगी तो नेचुरली दूसरे लोग भी उसको फॉलो करेंगे। बट वेरी वैलिड थिंग कि जनाब इसके तरफ भी आप सोचना चाहिए कि हमारे जो शाहना अखराजात हैं उसके अंदर कमी ले जाए। एक चीज़ थोड़ा सा और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि हम एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि when we talk about, we are not talking about tax on agriculture, we are talking about tax on agriculture income. जी हाँ, ताकि लोग ये नहीं समझे कि जी हम कोई एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं, बल्कि एग्रीकल्चर इनकम से जो बड़े बड़े जागीरदार हैं जो करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे हैं उनको भी चाहिए कि वक्त आ गया कि मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब एक चीज़ थोड़ी सी और है कि जब टैक्स आ रहा है और हर साल इसकी बात की जाती है, पाकिस्तान में ज़फ़र भी इस पर बड़े अच्छी तरह रोशन डाल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, मतलब जो ब्लैक इकोनॉमी है, उसके अंदर भी बड़ी ज़रूरी है कि उसको भी हम किसी तरह वाइट की तरफ जो है पैरेलल इकोनॉमी जो है इस वक्त तकरीबन बराबर की जो है वो ब्लैक इकोनॉमी है, इसको भी हमें चाहिए कि कोशिश करें कि लोगों को जो है वो हम टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ
और उससे भी हुकूमत के जो अखराजात जहाँ एक तरफ कमी करेंगे वहाँ पे उनके टैक्स में भी इजाफा भी हो सकता है। क्या ये मुमकिन है जफर साहब कि हम जो जैसे कि बेग साहब ने बात की कि जो ब्लैक मनी है या जो वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है इस तरह से उनको भी हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं? बिल्कुल है, और पहले गवर्नमेंटों ने किया है, व्हाइट बॉन्ड आए थे, जीरो बॉन्ड आए थे, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि ये तो 50% कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 80% आपकी इकोनॉमी जो है ब्लैक में है। वो ब्लैक उसको मैं कहता हूँ जिसने कभी टैक्स नहीं भरा, उसमें हर एक आ गया, पैरेलल इकोनॉमी में हर एक आ गया। बल्कि यहाँ तो कई मरतबा जब ये CGT हम पे लगा तो हमारे यहाँ जो वाइट बिजनेस करने वाले लोग थे वो भी पैरेलल इकोनॉमी में चले गए। पैरेलल इकोनॉमी में क्या है, इंडस्ट्री जो बिल्डिंग्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट है, गाड़ियां हैं, ये सब भी ब्लैक में आता है, क्योंकि इनका ऊपर कोई पूछगछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो इनको स्ट्रीमलाइन करके वापस लाना पड़ेगा। इनके लिए आपको एक मराद देनी पड़ेगी कि तुम अपना पैसा जो ब्लैक है व्हाइट करा लो इतने परसेंटेज से, और मेन फोर्स के साथ इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाए। दूसरी, जब आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रही थी, देखें 2006 में हमारे जो बैंक्स के एडवांसेस थे प्राइवेट सेक्टर को 31% थे, आज वो सिर्फ 12-13% रह गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी जो पैसा है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब 31% जब उस टाइम था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती थी ना, एक एसेट डेवलप होता था। जब एक इंडस्ट्री वाला ले रहा है, जब बेग साहब पैसे लेंगे गवर्नमेंट से तो कहेंगे मेरी आज 4 फैक्ट्रियों की मशीन है तो मैं उसको 6 किस तरह करूं, इसलिए वो पैसा ले रहे हैं, ठीक है, घर के खर्चे के लिए नहीं ले रहे। तो जब वहां से 31% से 12-13% हो गया और बाकी आपका 87% जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो आप सोचेंगे गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर और एसेट बनाने वाले एक्सपेंडिचर्स नहीं है। तो ये अगर हमने कम नहीं किए, ये हमने नहीं दिखाया, लोगों को जो गुस्सा जो आता है वो यही आता है कि ये नहीं दिखाया कि भाई हमने कुछ अपने हाथ को रोका है, तो फिर लोग रोड पर आते हैं। लेकिन हमने मोहसिन साहब पिछले साल जी ये जो हम इस वक्त सब्सिडीज दे रहे हैं, तकरीबन 1000 अरब की सब्सिडीज जो है दी जा रही हैं स्टील मिल को, PIA को, रेलवे को, इसको भी हाँ, उसके अंदर भी हम दे रहे हैं। तो या तो ये जो बीमार सनत हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाए या किसी तरीके से, ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कंज्यूम कर रही हैं। अच्छा, एक और बात कि इस वक्त अगर हम देखें तो बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो 50% जो है उन्होंने कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। और जब हम इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करते हैं कि जिस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत तो रिलीफ बहरहाल आम आदमी को मिलेगा? नहीं, यहाँ भी मेरा ख्याल है कि अगर पूरी इकोनॉमी की समझ आ जाए तो नहीं, उसके अंदर भी मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास रिलीफ मिलने वाला है। आप देखिए कि 3 दफ़ा तो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। आप देखिए कि कितनी रिम्यूनरेशंस मुख्तलिफ और एरियाज़ में भी बढ़ा दी गई हैं हर तरह से। आप कभी इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स देखिए क्या है। हैरत तो ये होती है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ आप अभी बात कर रहे हैं पावर्टी की और जहाँ बात कर रहे हैं कि पावर्टी को रिड्यूस कैसे किया जाए, वहाँ ये आलम है इस एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट करती है। और फिर ये किस तरह के एंटोराज जो हैं वो बाहर जाते हैं, किस तरह के वहाँ एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये ना कभी कभी ज़रा हैरत। अच्छा करीम साहब, हमने पिछले साल देखा था कि तकरीबन 10% जो है वो स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियंस के जो अखराजात हैं उस हवाले से उसमें कमी की गई थी, और इस दफ़ा भी जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि वो अगेन के अखराजात में जो है वो कंट्रोल करेगी। तो इस तरह के भी हम सुन सकते हैं कि ऐलानात मुतवक्किल हैं। अब मुझे तो सेनेटर बने 2 महीने हुए, जो आप कहते हैं ना कि रिम्यूनेशन या तनख्वाह, वो मेरे ख्याल से हमारी 17 ग्रेड के बराबर है। सही। तो इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं कहीं बैठकर ये कह रहा था, मैंने कहा कि हम कहते पार्लियामेंटेरियन MNA या सेनेटर या बाहर बैठ के जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चीज़ मुख्तलिफ लगी पड़ी है। तो ऐसी बात नहीं है जाफरी साहब, 17 ग्रेड से कम तनख्वाह है तनख्वाह नहीं कहेंगे आप, उसको रेम्यूनेशन कहेंगे, तो इंशाल्लाह और भी कम हो जाए, अच्छी बात है। और वी आर अग्रीड टू इट, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा होना चाहिए। जेस्चर देना ज़रूरी है। हमने देखा है कि पिछले साल भी जो है हमने बजट में जेस्चर बहरहाल देखा था, इस दफ़ा भी क्योंकि हुकूमत कह रही है कि वो बाकी जो है वो न्यू टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स में इंक्रीज नहीं होगा, तो आवाम को जो है वो रिलीफ मिल पाएगा। मेरे ख्याल से हम भूल रहे हैं इस बार रेमिटेंसेस की जो बात की थी, इस वक्त हमें इस वक्त जो सहारा दे रही है वो रेमिटेंसेस दे रही हैं जो तकरीबन 12 अरब के क्रॉस कर गई हैं। और आई विल टेल यू वन थिंग कि हमें सलूट करना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को, मगर बजट में हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए। एक ज़माना था कि जब बजट अनाउंस होता था उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती थी। जो फैसिलिटीज़ क्या होती थी कि जी वो एक आध फ्रिज ला सकते थे, अपना TV ला सकते थे, कोई गाड़ी वाड़ी भेज सकते थे।
अब वो बिल्कुल ही मतलब हुकूमत भूल गई, तो मेरे ख्याल से उनको भी अप्रिशिएट करने का एक अच्छा मौका है कि जहां वो मेहनत करके पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा दे रहे हैं, 12 अरब डॉलर जो है इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, बजट में उनको भी थोड़ी सी फैसिलिटीज देनी चाहिए। फिगर आई है कि 12 अरब नहीं है, ये 24 अरब है। 12 अरब तो वो है जो लीगल तरीके से आ रही है, जो इलीगल यानी डायरेक्ट हुंडी से आ रही है, उससे 12 अरब और है। मगर जफर काफी कमी हुई है उस अमाउंट के अंदर, इनपुट तो हमें नजर आ उसमें रहा है और प्रेजेंट गवर्नमेंट को किसी भी ये तरीके से। क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जी ये जो हुंडी का था उसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया है। जफर ने बिल्कुल सही कहा कि 12 अरब तक हम पहुंच गए हैं और ये 24 तक भी जा सकता है अगर इसी पाबंदी को हम इसी तरीके से लेके चलते हैं। यही बात मैं भी ये कहना चाह रहा था कि भाई ने बहुत सही बात कही कि सबसे बड़ी जो हमारी बैकबोन है वो ये रेमिटेंसेस हैं और इनको हाँ फैसिलिटीज़ देना चाहिए। हैरत की बात ये है कि जैसे आपने कहा कि 12 अरब हम हैं और बांग्लादेश हमसे आगे है, उसकी तकरीबन 13-13.5 अरब है। तो ये अगर हम उनको मराहत देंगे और कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ लैंड, उनको यहाँ प्रॉपर्टी और मुख्तलिफ चीज़ों की लेन देन की इजाज़त दी जाए तो यस इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव। ये मैं कहूँगा कि ओवरसीज जो है लास्ट ईयर मोर देन 67,000 लोग गए थे। इस बार इंशाल्लाह 80 या 90,000 लोग पाकिस्तान के बाहर जाएंगे। नेचुरली जब बाहर जाएंगे तो रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। स्किल्ड वर्कर्स को भेजा जाए, जैसे साहब ने ये कहा है, जाफरी साहब ने, कि क्यों बांग्लादेश की ज्यादा है, आदमी पॉसिबल हमसे कम हो मगर स्किल्ड वर्कर्स से तो उनकी सैलरी उनकी रेमिटेंसेस के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादा स्किल प्रोग्राम बेनजीर का सारे पाकिस्तान में चल रहा है जहाँ यूथ को तैयार किया जा रहा है और इंशाल्लाह आई थिंक इट्स अ गुड मूव। ठीक है। अच्छा बेग साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है तो एंड में मैं चाहूंगी कि आप जो है वो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, 2-4 जो बुनियादी आप समझते हैं कि निकात इस वक्त गवर्नमेंट के सामने होने चाहिए, मुख्तसर बताइए। देखिए एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ हुकूमत बड़ा काम कर रही है और अभी यूरोपियन यूनियन ने हमें कहा है कि ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है मगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि पावर क्राइसिस चाह रहे हैं, किसी तरीके से खुदारा पावर क्राइसिस पर तवज्जो दें। ये अगर हमारे सही होती है तो आप यकीन करें कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी हम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है जफर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त क्या सजेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि जो अपकमिंग बजट है उसमें कौन से 2-4 बुनियादी पॉइंट्स? बस यही जो बेग साहब ने कहा, पावर क्राइसिस सिर्फ पावर क्राइसिस नहीं है, मुल्क का क्राइसिस बन गया है। और अगर मुल्क में आप चाहते हैं कि रोड पर लोग ना आए, डंडे ना मारें, चीज़ें ना तोड़ें, अमलाक ना तोड़ें, तो ये पावर क्राइसिस को हैंडल कर लें, अच्छी तरह हैंडल करें। बाकी बिजनेसेस खुद ऑटोमेटिकली सब काम करने शुरू हो जाएंगे, सब अपनी अपनी इंडस्ट्रियों में चले जाएंगे, लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे। ये जो बेरोजगारी और बेआरामी और जो लोगों के पास टाइम है, ये किसी बड़े इंसिडेंट को भी दावत दे सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ करीम ख्वाजा साहब मौजूद थे, उनके साथ तशरीफ रखते थे जनाब जफर मोदी साहब, इश्ताक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ मोहसिन जाफर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बात यही हो रही थी कि आने वाला बजट क्या होगा वो तो आने के बाद पता लगेगा, लेकिन जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि वो वाकई मासेस फ्रेंडली होगा। और इसके साथ साथ जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि नई टैक्सेशन नहीं होगी, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाएगा, टैक्स नेट को वाइड करने की कोशिश की जाएगी और उन इदारों को, उन सेक्टर्स को टैक्स नेट पर लाने की कोशिश की जाएगी जो अब तक जो है वो एक रिलीफ के साथ थोड़ा सा साइडलाइंस पे हमें नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ ये भी कि पावर जनरेशन के हवाले से जैसे कि करीम ख्वाजा साहब ने भी कहा कि हुकूमत कोशिश करी है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि बहरहाल इसका इकोनॉमी पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है। पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त एनर्जी की और पावर क्राइसिस को जो है वो रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही मुझे नातिया सुलेमान और इनसाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंग्लैंड को 3-0 से हराने के बाद एक और है मुश्किल दौरा पाकिस्तान का। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना, स्पिनर्स का होगा कांटे का मुकाबला। अजमल, रहमान और हफीज, रंगना हैरत, अजंता मेंडिस और सूरज रणदेव। हफीज, अजहर, यूनुस और मिसबाह करेंगे बल्लेबाजी। जवाब देना है संगाकारा, दिलशान और जयवर्धना को। दोनों टीमें हैं तैयार। कौन ले जाएगा बाजी, श्रीलंका या पाकिस्तान?
पाकिस्तान या श्रीलंका? पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज 2012 धुन है जीत की, लाइव ऑन BTV स्पोर्ट्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर कोई बुनियाद है तो वो मसला कश्मीर है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था कि मैं 1000 साल कश्मीरियों की आज़ादी के लिए ये जंग लड़ूंगा, और वो जंग आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। तेरी रजा मेरी रजा।